हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। मैं विपिन कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका सिविल थ्रू क्वेश्चंस में। दोस्तों हम लोग इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 5वां लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर देख चुके हैं और चारों लेक्चर में हम लोगों ने एसएससी जेईई और गेट के क्वेश्चंस को देखा है अभी तक। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आपको सबको पता है कि एसएससी का शेड्यूल भी आ चुका है, तो आपका सितंबर में होने वाला है एग्ज़ाम। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एसएससी का आपका सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करके दें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सारे के सारे एक्सप्लेन कर दें आपके एग्ज़ाम से पहले। सो आप हमारे साथ बने रहिए। तो फ़िलहाल मैं बता देता हूँ अपने कोर्सेज़ के बारे में जो हम लोग लागू कर रखे हैं। तो उसमें हम लोग एसएससी जेईई का भी फुल कोर्स, जिसमें हम लोग ट्रिक्स के साथ पूरा सिलेबस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। आपको 1 जुलाई के आसपास आपको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसका बहुत ज़्यादा नॉमिनल कॉस्ट होगा, जिसका कॉस्ट मैं बता सकता हूँ आपको 499 से लेके 799 के बीच में वैरी करेगा। और उसके बाद गेट का कोर्स हम लोग तुरंत लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उस पर हमारे कॉन्सेप्ट रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पे 40-50 लोग हमेशा आंसर्स करते हैं हमारे क्वेरीज़ का। तो हम लोग यहाँ पे क्विज़ेस अपलोड करते हैं डेली के डेली। करंट अफेयर्स, बीएमसी, एफएम, स्टैटिक, जीके, सॉम, इन सब के हम लोग क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। उसमें आप टाइमिंग देख सकते हैं। इन्हीं टाइमिंग पे हम लोग अपलोड करते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हम लोग कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। करंट अफेयर्स, बीएमसी, सर्वेइंग, एफएम, स्टैटिक, जीके, सॉम के, ये सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। सॉम के मैं 150 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं। आज 5वां दिन है और 2 जून है और सॉम के हम लोग क्विज़ के सॉल्यूशन देखेंगे। 11 बज चुका है। तो जिसमें सबसे पहले रिएक्शन निकालनी है एट सपोर्ट ए। तो सपोर्ट ए पे रिएक्शन निकालनी है। सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लीजिए, क्या क्या होगा यहाँ पे। आर ए और आर बी होगा, ठीक है। और ये वाला जो जॉइंट है और ये वाला जॉइंट है, दोनों की दोनों जॉइंट आपके हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट। तो इसमें आपको रिएक्शन निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करिए, इस पॉइंट पे आप मोमेंट, समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल से 0 रख दीजिए और सिंपल आप इक्वेट करिए और यहाँ से आपको आर ए की रिएक्शन निकल जाएगी। तो हम लोग लिखते हैं इसके इक्वेशन, आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो है यहाँ पे 100 प्लस 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपका 200, 20 इंटू 200 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आर ए की जो वैल्यू आएगी, सॉल्व करेंगे इसको, 2 0 से 2 0 आपका 40 नेगेटिव में आएगा। तो 40 किलो न्यूटन आपका इसका आंसर आएगा। अब देखिए नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव क्या शो करता है, हमने जो साइन कन्वेंशन ले रखा है अभी अपवर्ड के लिए ले रखा है, लेकिन आपका जैसे ही नेगेटिव आया तो आपका जो आपका एज्यूम डायरेक्शन होगी वो बदल जाएगी, यानी कि आपका डायरेक्शन ये रहेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें ए 40 डाउनवर्ड। आगे बढ़ते हैं फिर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ लीस्ट इलास्टिक। अब देखिए लीस्ट इलास्टिक के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बेसिक चीज़ें। तो बेसिक चीज़ें इसमें सबसे पहले क्या है कि मोस्ट इलास्टिक कब होता है कोई भी मेटल। मोस्ट इलास्टिक की हम लोग पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। मोस्ट इलास्टिक मटेरियल कौन सा होगा, अगर जिसका ई ज़्यादा होगा। अब ई ज़्यादा उसका होगा जिसका डिफ्लेक्शन और स्ट्रेन जिसमें कम आएगा। यह आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसमें स्ट्रेन कम आएगा। इसके लिए हम लोग एक कर्व देख लेते हैं पहले। तो माइल्ड स्टील के हम लोगों ने कर्व पढ़ा था। ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट यहाँ तक होता है, फिर इलास्टिक पॉइंट आता है, फिर आपका अपर यील्ड पॉइंट, फिर लोअर यील्ड पॉइंट, फिर प्लास्टिक रीजन आता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्ट्रेन हार्डनिंग का रीज़न है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका स्ट्रेन सॉफ्टनिंग का रीज़न है, यहाँ पे लिखा है मैंने। और ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस मिलता है यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका था। और उसके बाद हम लोग डिफरेंट मटेरियल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने एक ट्रिक बनाई है इसके लिए, आरसीसी वो अजीब सी मुसीबत है। अब इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि आर फॉर रबर, सी फॉर कंक्रीट, फिर कॉर्क, वुड, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और हाई टेंसाइल स्टील। दोस्तों अब यहाँ से आप सिंपल देख सकते हैं, यहाँ पे आप अगर इनका स्ट्रेस और स्ट्रेन का अगर आप स्लोप देखेंगे हर एक कर्व के लिए, तो यहाँ पे अगर स्लोप देखेंगे
रबड़ का यहाँ तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है थोड़ा सा, तो आप अगर स्लोप देखेंगे तो समथिंग ये आएगा। इसका स्लोप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ये स्लोप आएगा, इसका स्लोप देखेंगे तो ये, यानी कि ई जो यहाँ से हम लोगों को मिलता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। जितना ज़्यादा एप्सिलॉन होगा उतना ही ज़्यादा आपका इलास्टिक मटेरियल होगा वो। अब यहाँ पे देखिए ई क्या है, यहाँ पे ई होगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन में। रबड़ के केस में आपका रबड़ जो होगा वो लीस्ट इलास्टिक होगा, रबड़ जो होगा वो लीस्ट इलास्टिक होगा, क्योंकि ई की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ई की जो वैल्यू आ रही है वो लेस आ रही है, तो यहाँ पे लीस्ट इलास्टिक होगा। एक बार दे रखा, अ बार L मीटर लॉन्ग हैविंग इट्स एरिया of cross section A is subjected to gradually applied tension load W. Strain energy stored in the bar is given by। अब देखिए ग्रेजुअल लोड जब कभी भी लगता है, अगर मैं यहाँ पे कर्व बनाऊंगा, ग्रेजुअल लोड लग रहा है आपका सिग्मा वर्सेस स्ट्रेन के बीच में, तो ग्रेजुअल लोड लग रहा है आपका, तो लीनियर आपका कर्व बनेगा। तो आप इसके लिए अगर स्ट्रेन एनर्जी लिखते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी आपका होगा यहाँ से, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैंने आपको बताया था हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, और सिग्मा यहाँ से अगर मैं लिख सकता हूँ इसको W अपॉन A लिख सकता हूँ। और इस स्ट्रेन को अगर मैं लिखूँ तो स्ट्रेन देखिए E इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, तो इसको इसकी जगह पे मैंने W अपॉन A लिख दिया। इस एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोगों को चाहिए यहाँ पे, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से W अपॉन A इंटू E। तो इसकी जगह पे मैं आप सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, तो W अपॉन A इंटू एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ से W अपॉन AE। तो सॉल्व करके आएगा यहाँ से हाफ W स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर E, ये आया आपका पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद अब हमें स्ट्रेन एनर्जी चाहिए, तो वॉल्यूम से इसमें इनटू कर देंगे, तो वॉल्यूम जो होगा आपका, तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया से एक एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा आपका हाफ W स्क्वायर L अपॉन AE। तो इसका ये सॉल्यूशन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। अब बात ये उठती है कि आपने ग्रेजुअल के केस में देख लिया, लेकिन अगर आपको सडन लोडिंग के केस में दिया होता तो अगर मैं सडन के केस में बात करता हूँ, एडिशनल है इसमें, ऐड ऑन नहीं है, इस क्वेश्चन में ये पूछा नहीं था, मैं इसमें ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो अगर मैं कर्व कंसिडर करूँ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कर्व कंसिडर करता हूँ, तो सडन लोडिंग के केस में आपका कुछ कर्व आएगा, ये एक रेक्टेंगुलर कर्व मिलेगा। तो इसके अंदर जितने भी एनर्जी स्टोर हो रही है उसको स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। अब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, मैं वॉल्यूम इधर लिख दूंगा इनटू करके, तो आपका रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर के केस में हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब सिग्मा यहाँ से होगा आपका W अपॉन A, एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोगों को पता है W अपॉन AE, और वॉल्यूम A इंटू L, A से A कैंसिल हो जाएगा, W स्क्वायर अपॉन AE इंटू L, ठीक है। तो ये आपका इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो सडन लोडिंग के केस में आपका कुछ इस टाइप का रिज़ल्ट आएगा, और ग्रेजुअल लोडिंग के केस में आपका कुछ रिज़ल्ट इस तरह का आएगा। तो इसमें आपसे पूछा था, इसमें ग्रेजुअल लोडिंग लग रही है, इस वजह से आपका रिज़ल्ट बी वाला हो जाएगा, जिसमें 2 की वैल्यू ऐड ऑन रहेगी नीचे से, यानी कि हाफ हो जाता है। हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैंने आपको एक कर्व बताया था, पहले स्ट्रेट जाता है कर्व, फिर थोड़ा सा ऐसे गिरता है, फिर उठ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ तक आपका सिग्मा इंटू एप्सिलॉन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो वाला पॉइंट होता है आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, और ये वाला पॉइंट आपका इलास्टिक लिमिट। उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट आता है, उसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट आता है आपका, लगभग यहाँ पे आता है लोअर यील्ड पॉइंट, देन फिर प्लास्टिक रीजन, उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग, फिर आपका कर्व थोड़ा सा नीचे गिरता है तो वो स्ट्रेन सॉफ्टनिंग हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये आपको कर्व पता होना चाहिए। बेसिक पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं इसमें। और सबसे पहला पूछा है आपसे, ये देख लेते हैं कि हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू। तो हुक्स लॉ आपका जो लगता है वो जब सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है तभी वैलिड होता है, यानी कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसका आंसर हो जाएगा। कई लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हैं कि इलास्टिक लिमिट तक रहता है, पर ऐसा मत करना प्लीज़, ये वाला नहीं होगा आंसर आपका, ये वाला होगा। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही हुक्स लॉ वैलिड करता है। फॉर अ बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ बीम। देखिए प्रॉप्ड कैंटिलीवर पहले क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कुछ इस टाइप की बीम होती है जिसमें आपका एक सपोर्ट फिक्स रहता है, दूसरा सपोर्ट पिंड रहता है, इसको हम लोग पिंड सपोर्ट बोलते हैं। और ये वाला सपोर्ट आपका फिक्स सपोर्ट होगा। अब फिक्स सपोर्ट एट बोथ एंड, फिक्स सपोर्ट एट बोथ एंड देख लेते हैं। फिक्स सपोर्ट बोथ एंड का मतलब ये कि
बीम भी कहलाती है। तो रिजिड बीम हो जाएगा या आपका फिक्स सपोर्ट या फिक्स बीम भी बोलते हैं इसको। उसके बाद आपका कैंटिलीवर बीम एक फिक्स सपोर्ट, दूसरा फ्री होगा, ये आपका कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम आपका कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें आपको पूछ रखा है कि स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ, देखिए स्ट्रेन एनर्जी कल को मैंने पढ़ाया था, स्ट्रेन एनर्जी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन का स्क्वायर के डिफ्लेक्शन के स्क्वायर के। लेकिन अब मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि स्ट्रेन एनर्जी डिफ्लेक्शन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो होता है हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, और हाफ सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आपका ऐसे रहेगा, यानी कि एप्सिलॉन का स्क्वायर इंटू ई अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है क्योंकि स्ट्रेन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा होता है, यानी कि डिफ्लेक्शन होता है। तो हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा डिफ्लेक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया। अब देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा आएगा। तो आप सोचिए कि इसमें डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा आएगा। पहले देखिए इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, लोड भी तो होना चाहिए तभी तो डिफ्लेक्शन आएगा ना। तो लोड आपका ये आ गया, क्रीप की वजह से भी आ जाता है वैसे तो, फिलहाल हम लोग वहाँ पे क्रीप की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी लोड है यहाँ पे। अब तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन देख लेते हैं सब में कितना कितना आएगा। तो यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्टेड बीम आपकी कुछ इस तरह से बिहेव करेगी, बनेगी, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस टाइप से जाएगा, इसका रिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस टाइप से जाएगा, इसका रिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस टाइप से जाएगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किस में होगा वो चेक करना है आपको। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन पता नहीं अभी कितना होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन इतना होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देख लेते हैं, तो क्योंकि हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से ही स्ट्रेन एनर्जी को पता चल कर पाएंगे। तो इसमें हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें हमारा होता है WL⁴/8 EI, ये आपका डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन है ये आपकी डिफ्लेक्शन के वैल्यू एट एंड पे, फ्री एंड पे, वो भी फ्री एंड पे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए। इस केस में भी आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए, वो होता है आपका 5/384 WL⁴/EI। और इस केस में आपका होता है जितना भी सिंपली सपोर्टेड में रहता है डिफ्लेक्शन, उसका आपको 5 से डिवाइड कर देना है, यानी कि सॉल्व करके आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे पिंड सपोर्ट है, इसको भी हम लोग पिंड बोल सकते हैं, रोलर है फिलहाल, आप रोलर ही बोल लीजिए फिलहाल। तो इसके जगह इन दोनों सपोर्ट को चेंज करके हमने फिक्स कर दिया। अब फिक्स के केस में आपको ट्रिक से याद करने के लिए याद रखना है कि जो भी सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वही फिक्स बीम में आपका 5 से डिवाइड करने पे आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि 1/384 WL⁴/EI, ये आपका यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा। और इस केस में इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा कन्वेंशनल प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम लोग अभी, ठीक है, पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। फिलहाल हम लोग कन्वेंशनल कोर्स जो हम लोग बना रहे हैं, जो कि हमारा लॉन्च हो जाएगा 30 जून से लेके 2 जुलाई के बीच में, तो वहाँ पे हम लोग पूरे अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं लेक्चर बना चुका हूँ इस पर। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। पर फिलहाल आप यहाँ पे से ये समझ लीजिए कि इस केस में इन सब में आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किस में रहेगा बेसिकली। तो डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किस में रहना चाहिए, आपका कैंटिलीवर में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस एंड, ये वाला एंड फिर ये आप यहाँ से देखेंगे तो ये फिक्स सपोर्ट है, यानी कि आपकी जो पूरी बीम है ये इसके अंदर पूरी घुसी हुई है। तो यानी कि यहाँ से आपका जो भी लोडिंग होगी तो वो ये रेजिस्ट कर जाएगा, यहाँ पे ये इसको घूमने नहीं देगा इसके अबाउट। और यहाँ पे पिंड है तो यहाँ पे भी आपका ये जो बीम होगी इसके अबाउट थोड़ा सा घूम जाएगा, और यहाँ पे फिक्स है। लेकिन आपका इस एंड पे अगर लोड आ जाता है तो वो आपको यहाँ पे कोई भी सपोर्ट ना होने की वजह से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। इस वजह से आपका कैंटिलीवर के केस में डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, इसीलिए आपका स्ट्रेन एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगा। और वैसे भी आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं 5/384 और 1/8, तो कौन सा वाला ज़्यादा है, तो 1/8 ज़्यादा है। और इससे भी कंपेयर करेंगे तो 1/8 ज़्यादा रहेगा। और इसमें भी आपका अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊँ तो 1/86.5 WL⁴/EI। तो वैसे इसके लिए इतना
वरी मत करिए क्योंकि ये इतना लेंदी में नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अब्जॉर्ब एनर्जी टिल ब्रेकिंग और रप्चर टेक प्लेस इज़ नोन एज टफनेस। तो अगर आपका ब्रेकिंग और रप्चर पॉइंट से पहले पहले कितने एनर्जी अब्जॉर्ब हो जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टफनेस। देखिए इस हार्डनेस क्या होता है, फिर हार्डनेस होता है आपका रेजिस्टेंस टू अब्रेशन। रेजिस्टेंस टू अब्रेशन, रेजिस्टेंस टू अब्रेशन, अब्रेशन मतलब रगड़ कह सकते हैं कि आपका रगड़ को रेजिस्ट करेगा। तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से आता है, वो हार्डनेस की प्रॉपर्टी की वजह से आएगा। ब्रिटलनेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरे पिछले लेक्चर जाके चेक करिए। सॉफ्टनेस आप इसके ही अपोजिट से समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो फोर्स, शेयर फोर्स आपका डायमेंशन लेस नहीं होता क्योंकि इसकी यूनिट होती है न्यूटन। स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर या एरिया स्क्वायर कुछ भी। तो स्ट्रेन आपका होता है डेल्टा एल अपॉन एल, mm अपॉन mm बोल सकते हैं। तो mm अपॉन mm हो जाएगा तो आपका नो यूनिट, तो इसका कुछ भी यूनिट नहीं होता है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कल बता चुका हूँ, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इन तीनों में से, इन चारों में से आपका सी वाला आंसर हो जाएगा जिसका कोई भी यूनिट नहीं है। इसी का ही आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी शो करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट गेट्स डिफॉर्म, परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर अ लोड विच इज़ नॉट रिकवर्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। अब देखिए रिमूवल ऑफ लोड हो रहा है लेकिन आपका वो बॉडी, मैंने सपोज करा एक बॉडी ले लिया, उस पर मैंने एक लोड लगाया और उसको मैंने स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद वो आपकी बॉडी इतनी हो जाती है, स्ट्रेच करने के बाद यानी कि इतना एक्सटेंशन आया। हो सकता है कि ये आपकी बॉडी रिगेन कर जाए अपनी ओरिजिनल शेप में, लेकिन वो नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है, वो किस प्रॉपर्टी की वजह से नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि उसमें प्लास्टिसिटी एनहेंस हो गया है, वो प्लास्टिक मटेरियल बन चुका है, वो प्लास्टिक मटेरियल ही था, इसी वजह से वो रिगेन नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से ये चीज़ें किस में देखने को मिलती है, प्लास्टिक मटेरियल में। तो इलास्टिसिटी में समझा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर हम लोग कोई लोड लगा रहे हैं, लोड लगाने के बाद अगर वो ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो इलास्टिक मटेरियल है। और प्लास्टिसिटी बता चुका हूँ, अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी पे हम लोग बात कर चुके हैं, बार बार हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। मैंने आपको 6-7 बार मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज़ ऑब्टेन्ड इन मटेरियल। तो लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन किस में हमको मिलता है वो देख लेते हैं। विच फॉलो हुक्स लॉ। हुक्स लॉ फॉलो करता है अगर आपका सिग्मा और स्ट्रेन का अगर मैं कर्व बनाता हूँ तो कुछ इस टाइप से आपका कर्व बनता है, ठीक है। अगर मैं इसमें P वर्सेस डेल्टा एक कर्व बनाऊँ, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही बनाऊँ तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक आपका जो कर्व बनेगा वो एक लीनियर ग्राफ बनेगा। उसके बाद हम लोगों को पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन उस तक आपका लीनियर बनता है। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक आपका ये लीनियर कर्व मिल रहा है। तो लीनियर कर्व मिलने की वजह से यहाँ पर ये हुक्स लॉ फॉलो करेगा। ये हुक्स लॉ फॉलो करेगा। हुक्स लॉ कब फॉलो करता है, जब मैंने बताया था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या देखा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स पे कन्वर्ट कर पाए हम किसी भी मटेरियल को, तो वो प्रॉपर्टी किसकी वजह से होता है, वो मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।